हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, और ये पूर्वी प्रश्न क्या है ये भी दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम क्या था, इसके कारण क्या थे और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये सब दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, अब जो क्वेश्चन आ सकता है वो जिस तरह से आता है, पूर्वी प्रश्न क्या है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का अथवा यूनान के स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन कीजिए, इसका महत्व समझाइए, स्वतंत्रता संग्राम के कारणों की विवेचना कीजिए और यूनानी स्वतंत्रता संग्राम पर एक टिप्पणी कीजिए। तो ओवरऑल यहाँ पर हम यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके कारण है, उसके क्या परिणाम हुए, वो सब हम देखेंगे। पूर्वी प्रश्न या समस्या का अर्थ, मीनिंग ऑफ द ईस्टर्न क्वेश्चन। यूरोप के इतिहास में पूर्वी समस्या का अपना अलग महत्व है। विभिन्न इतिहासकारों ने इस समस्या को विभिन्न रूपों में स्पष्ट किया है। वास्तव में ये समस्या इतनी अधिक जटिल थी कि इसमें रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया आदि कुछ विभिन्न देशों को आपस में उलझना पड़ा था। संभवतः इसी से प्रभावित होकर कुछ इतिहासकारों ने ये लिखा है, ये अभिशापित पूर्वी समस्या उस भयंकर गठिया रोग की तरह है जो कभी पैर को जकड़ लेता है तो कभी हाथों को बेकार करता है। लॉर्ड मेडिलो इस समस्या की विवेचना करते हुए लिखते हैं, ये समस्या संघर्ष में विभिन्न जातियों और धर्मों संप्रदायों के मानने वालों की परिवर्तनशील समझ में न आने वाली अत्यंत उलझी हुई समस्या थी। इससे स्पष्ट है कि पूरी समस्या अत्यंत दुष्कर कार्य है, फिर भी हम इस समस्या को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। इस समस्या के दो रूप हमारे सम्मुख आते हैं, प्रथम राजनीतिक रूप और दूसरा धार्मिक रूप। पूर्वी समस्या का राजनीतिक रूप क्या था? एक ऐसा समय था जबकि टर्की का राज्य पूर्वी यूरोप में बल्कान और काला सागर के चारों ओर सभी इलाकों में फैला हुआ था। 15वीं शताब्दी में ये स्थिति थी। जब तुर्की का राज्य सुदृढ़ हो रहा था, तब तक तो पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों के सामने उठने वाली समस्याओं से कोई अशांति या गड़बड़ी उत्पन्न नहीं हुई और न इस प्रकार का कोई प्रश्न ही उत्पन्न हुआ जिससे यूरोप में शक्ति संतुलन के सिद्धांत को खतरा उत्पन्न होने की गुंजाइश होती। लेकिन जब टर्की साम्राज्य निर्बल होने लगा तो यूरोप में शक्ति संतुलन के सिद्धांत को धक्का लगने की समस्या उत्पन्न हो गई। टर्की साम्राज्य के पतन के कारण ईसाई जाति ने उसके विरुद्ध विद्रोह करना आरंभ कर दिया और उससे स्वतंत्र होने के लिए तन मन धन से प्रयत्न करने लगे। इन देशों के विद्रोह ने यूरोप वासियों के सम्मुख ये कठिन समस्या उत्पन्न कर दी थी कि टर्की के निर्बल राज्य और उसके यूरोप स्थित इलाकों के प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाए। यानी जो टर्की के निर्बल इलाके हैं, जहाँ का कोई राजा नहीं, उस वहाँ पर किसको राजा बनाया जाए, एक तरह से शक्ति का संतुलन कैसे बनाया जाए। तो ये समस्या थी जिसको हम पूर्वी समस्या कहते हैं। इन पेचीदा प्रश्नों से पूर्वी यूरोप में जो समस्याएं उत्पन्न हुई उन्हें ही पूर्वी समस्या के नाम से पुकारा जाता है। टर्की साम्राज्य के अंतर्गत बोर्नियो, हर्जेगोविना, सर्बिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, रोमानिया और इजिप्ट के राज्य और बल्कान प्रायद्वीप के केवल 2 राज्यों को छोड़कर समस्त प्रदेशों पर टर्की का अधिकार था। 18वीं शताब्दी में रूस की सहायता से ये प्रदेश अपने को स्वतंत्र कराने में सफल हो गया था। इन खाते हुए प्रदेशों को फिर अपने राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया, लेकिन इसमें सफलता ना मिली। इस प्रकार टर्की साम्राज्य, जो अत्यंत विशाल था, छिन्न भिन्न होने लगा। टर्की साम्राज्य के अंतर्गत राज्य में विभिन्न प्रकार के आंदोलन होने लगे और वहाँ के निवासी स्वतंत्र होने का प्रयत्न करने लगे। इन समस्याओं का अध्ययन पूर्वी समस्या के अंतर्गत किया जाता है
अर्थ निकलता है कि टर्की साम्राज्य पतन के उत्पन्न वे पेचीदा इस प्रकार पूर्वी समस्या का परिस्थितियाँ जो बाल्कन की रियासतों के अतिरिक्त यूरोप की सभी शक्तियों में होने वाले उनके उद्देश्यों के मतभेदों का कारण उत्पन्न हुई। क्योंकि ये परिस्थितियाँ पूर्वी यूरोप में उत्पन्न हुई, इसलिए इन्हें पूर्वी मसले या पूर्वी समस्या कहा जाता है। पूर्वी समस्या का अभिप्राय उन समस्त युद्धों से है जो टर्की के साथ लड़े गए, जिनके कारण बल्कान रियासतें टर्की साम्राज्य से स्वतंत्र हो गईं। इस प्रकार टर्की का अपना बहुत सा इलाका समाप्त हो गया। पूर्वी समस्या धार्मिक और आर्थिक रूप से पूर्वी समस्याएं केवल एक राजनीतिक समस्या ही ना थी, बल्कि वह धार्मिक और आर्थिक समस्या भी थी। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और रूस बल्कान की रियासतों के साथ अति प्राचीन काल से व्यापार कर रहे थे। ये देश उसके साथ संबंध बनाकर काफ़ी मात्रा में लाभ उठा रहे थे। बल्कान की रियासतों में ईसाई और मुसलमान आबादी भी थी। ये लोग परस्पर लड़ा करते थे। इसके अतिरिक्त इनमें रहने वाले ईसाई लोग दो विरोधी धार्मिक दलों में बटे हुए थे। एक दल रूस के पोप से संबंध रखता था तो दूसरा दल यूनानी चर्च से संबंध रखता था। यूनानी चर्च का नेता रोम था। इस प्रकार पूर्वी समस्या एक ऐसी समस्या थी जिसमें विभिन्न देशों के धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थ आपस में मिले हुए थे और जिनके कारण यूरोप में विभिन्न देशों में परस्पर विरोध उत्पन्न हो चुका था और पूर्वी समस्या विभिन्न रूपों में स्पष्ट हुई। टर्की के सुल्तान ने अपनी ईसाई प्रजा के प्रति जो बुरा व्यवहार किया उसका इंग्लैंड पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। साथ ही रूस और इंग्लैंड दोनों ही अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए काला सागर के प्रदेशों को प्राप्त करना चाहते थे। रूस की इच्छा तो इस प्रदेश पर अपना अधिकार करने की अत्यंत प्रबल थी। इंग्लैंड को वह किन्हीं भी मानों में असहनीय था क्योंकि इससे उसके प्रदेशों को खतरा उत्पन्न होने की संभावना थी। इंग्लैंड ये प्रयत्न कर रहा था कि रोम सागर पर रूस का कब्जा किसी भी स्थिति में ना होने पावे और भारत के मार्ग को रूस से सुरक्षित कर दिया जाए। साथ ही रूस की इच्छा बल्कान रियासतों पर कब्जा करने की थी और वह इन इलाकों पर अपना प्रभाव जमा कर ऑस्ट्रेलिया के हितों को धक्का पहुंचाना चाहता था। दूसरी ओर यूरोपीय देश संधि संतुलन के सिद्धांतों को स्थापित करना चाहते थे। यूरोप में जो बड़ी शक्तियां थीं वे एक दूसरे का लोहा मान रही थीं और वे चाहती थी किसी भी प्रकार से शक्ति संतुलन ना बिगड़ने पावे। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के कारण, अब क्या कारण रहे स्वतंत्रता संग्राम के ये हम देखेंगे और क्या महत्व रहा। जिस समय सर्बिया और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रयत्न किया जा रहा था उसी समय यूनान में भी राष्ट्रीय आंदोलन पनप रहा था। बल्कान प्रायद्वीप में विभिन्न जातियां रहती थीं जिस पर तुर्क शासक ने अत्यधिक अत्याचार किए थे। 1815 ईस्वी के बाद यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना तेजी से जागी और उन्होंने 1821 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। यूनानियों के स्वतंत्रता संग्राम ने अत्यंत भीषण रूप धारण कर लिया। 21 जनवरी 1822 ईस्वी को उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। फ्रांसीसियों ने यूनानियों में उत्साह का संचार किया। स्वतंत्रता संघर्ष का विस्फोट सबसे पहले मालडेविया में हुआ। उसका नेतृत्व हेस्पलांडी ने किया। विद्रोहियों को रूस की सहायता की आशा थी क्योंकि उस समय रूस का जार मेटरनिक के प्रभाव में आ चुका था, इसलिए विद्रोहियों को रूसी सहायता ना मिली और विद्रोही दबा दिए गए। लेकिन इससे पूर्व ही मोरिया और इजियन सागर के द्वीपों में भयंकर विद्रोह प्रारंभ हो गए। यूनानियों ने मोरिया में तुर्कों का कत्लेआम मचा दिया। तुर्कों ने भी बदला लेने की ठानी और इस प्रकार 1824 ईस्वी में उन्होंने सूबेदार मिस्र के पाशा मेहमत अली से सहायता मांगी। उसकी सेना की सहायता से विद्रोह दबा दिया गया। यूनानियों को पराजित होते देखकर यूरोप के राज्यों ने हस्तक्षेप का निश्चय किया। रूस टर्की के साम्राज्य का पतन चाहता था। हालांकि मेटरनिक के प्रभाव के कारण जार के यूनानियों के पक्ष में हस्तक्षेप नहीं किया था क्योंकि उसकी नीति दक्षिण की ओर बढ़ने की थी, इसलिए उसके बढ़ने के लिए ये उपयुक्त अवसर था। उसे हस्तक्षेप का बहाना भी मिल गया। टर्की के सुल्तान कुस्तुनतुनिया के पेट्रियार्क को जो
ऑर्थोडॉक्स चर्च का अध्यक्ष था, मरवा डाला। साथ ही इस कारण भी रुष्ट हो गया क्योंकि टर्की ने यूनानी जहाज़ों को पकड़ लिया जिन पर रूस का झंडा लगा था। इस पर आग भड़क उठी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया किसी प्रकार युद्ध को टालना चाहते थे। उन्होंने टर्की के सुल्तान पर दबाव डाला। उधर टर्की ने यूनान के स्वशासन की मांग ठुकरा दी। इससे मित्र राष्ट्रों का संयुक्त जंगी बेड़ा सक्रिय हो गया। साथ ही यूरोपीय राष्ट्रों ने ये कार्य इसलिए भी किया था कि उन्हें भय था कि यदि अकेला रूस ही यूनानियों की सहायता करेगा तो वह रूसियों का प्रभाव स्थापित हो जाएगा। 1827 ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस की सम्मिलित नौसेना ने टर्की जहाज़ी बेड़े को नौसैनिकों ने नष्ट कर डाला और यूनान को स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। लेकिन कैनिंग की मृत्यु के बाद इंग्लैंड की नीति में परिवर्तन आया और ग्रीक समस्या को पूरी तरह बदले बिना वहाँ से अपनी सेनाएं वापस बुला ली। इस प्रकार फ्रांस ने अपना हाथ खींच लिया और अकेले रूस को ही टर्की पर आक्रमण करना पड़ा। उसने टर्की पर 1839 ईस्वी में आक्रमण किया और बाध्य होकर टर्की को रूस के पास एड्रियानापोल की संधि करनी पड़ी। एड्रियानापोल की संधि वास्तव में रूस की बहुत बड़ी विजय थी। इस संधि के अनुसार टर्की के सुल्तान ने लंदन को मान्यता दी और यूनान की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। उसने ये भी मान लिया कि सर्बिया, मालडीविया और बोलिशिया के गवर्नर ईसाई हों। टर्की के काकेशस प्रदेश में जॉर्जिया और अन्य प्रदेशों पर रूस का प्रभाव हो गया। टर्की ने काला सागर और डेन्यूब नदी में सभी तटस्थ देशों के जहाज़ों के आवागमन की स्वतंत्रता प्रदान की। डालनीज और बास्फोरस में रूस का अधिकार स्थायी बना दिया गया। टर्की में रहने वाले रूसी व्यापारियों द्वारा न्यायाधिकार रूस के राजदूतों का हो गया। इन सब बातों से रूस की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई क्योंकि उसने स्वतंत्र यूनान का अपने संरक्षण में निर्माण कराया था। तो इस तरह से यहाँ पर जो रूस का था उसका आधिपत्य हो गया वहाँ पर यूनान में। तो ये था दोस्तों आपका पूर्वी प्रश्न और यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। इस तरह से यूनान थे, उनको स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।